अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सुमी इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से ऑफर होने वाले रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। ये फेलोशिप काइंड ऑफ पोस्ट डॉक फेलोशिप होती है जिसमें पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनको ये फेलोशिप मिल जाती है तो वो जापान जाएंगे शॉर्ट विजिट के लिए और वहां जाकर अपनी रिसर्च करेंगे किसी प्रोफेसर के अंडर और उनको फंडिंग ये फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो में मैं इस फेलोशिप का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा, मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। इस फेलोशिप का जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा वो ये है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा जापान के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से, आपको ये लेना है। सेकंड बात ये है कि क्योंकि ये रिसर्च फेलोशिप है और शॉर्ट विजिट के लिए ये ऑफर होती है, तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 49 है और ये कहते हैं इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज की फ्लुएंसी होनी चाहिए। देखें, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से पीएचडी कर रहा है, कर चुका है, तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी इतनी होती है कि वो किसी से कम्युनिकेट कर सके, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। फिर ये कहते हैं कि जापान के अंदर आपने लॉन्ग टाइम स्टे ना किया हो पास्ट के अंदर। अगर आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए गए हैं तो ठीक, अदरवाइज लॉन्ग टर्म आपका स्टे नहीं होना चाहिए। और एक और मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए आपकी अपनी होम कंट्री में। उसकी रीजन ये है कि ये कहते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस फेलोशिप यू शुड कम बैक टू योर ओन कंट्री रेदर देन स्टेइंग इन जापान। तो आप वापस आ जाएं, इसलिए कहते हैं कि आपके पास अपनी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए आपकी अपनी कंट्री में। अगर आप ये सारी कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, अब इस फेलोशिप का ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम रिसर्च फील्ड्स की बात करें तो नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए अगर आप इनमें से किसी एक फील्ड से हैं तो आप लाजमी अप्लाई करें। अगर हम फेलोशिप पीरियड की बात करें तो ये 6 मंथ के लिए होती है, यानी कि आपने 6 महीने जापान के अंदर जाके गुजारने हैं और ड्यूरेशन अप्रैल 2024 से मार्च 2025 है। यानी कि अगर आप इस साल अप्लाई कर लें और अगर आपको फेलोशिप मिल जाती है तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आप कोई से 6 महीने चूज कर लें और आप जापान जाके गुजार सकते हैं वो 6 महीने बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी फ्रॉम योर होम कंट्री, फ्रॉम योर जॉब। अगर आपको जो लीव मिल जाती है स्टडी लीव, उसके अकॉर्डिंग आप इस पीरियड में जा सकते हैं। एक और बात, अगर खुदा न खास्ता फॉर सम रीजन आप अप्लाई नहीं कर सकते इस साल या आपको फेलोशिप नहीं मिली, तो नेक्स्ट साल भी इसकी डेडलाइन, इसके जो ड्यूरेशन पीरियड होगा ऑलमोस्ट यही होगा। मैं रफ बता रहा हूँ, बाकी आप कंफर्म लेटेस्ट अपडेट्स जो होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये फेलोशिप भी तकरीबन काइंड ऑफ ऑफर होती है हर साल। तो आप अपनी डायरी में डेडलाइंस नोट कर लें और जब आपकी अवेलेबिलिटी हो जॉब से और जब आपको फेलोशिप मिल जाती है आप डिसाइड करके उस तरह जा सकते हैं। तो 6 महीने के लिए जाना होगा आपको और पूरा आप 1 साल की विंडो है आपके पास, उसमें आपने डिसाइड करना है कि आप कब अवेलेबल हैं। ओके, नंबर ऑफ फेलोशिप रेसिपिएंट्स या कितने लोगों को ऑफर होती है, तो ये 10 लोगों को ऑफर होती है। बहुत ही प्रेस्टिशियस फेलोशिप है, अगर आपको मिल जाती है तो आपकी सीवी और प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होगी फॉर फ्यूचर विजिट्स टू एनी फॉरेन कंट्री। और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होगी इस फेलोशिप को हासिल करने के बाद। तो आप ट्राई लाजमी करें। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, मैं अभी बताऊंगा। और कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एप्लीकेशन है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिन पे मैं अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। ओके, अभी मैंने जैसे ये कहा था कि आपको रेफरेंस लेटर, सॉरी, एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा जापान के किसी प्रोफेसर और किसी यूनिवर्सिटी से, किसी प्रोफेसर से। अच्छा, तो ये आपको चॉइस देते हैं कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन चूज कर लें। आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है जापान के अंदर, वहां पे प्रोफेसर देखें जिसकी फील्ड आपकी फील्ड से अलाइन करती है, उस प्रोफेसर को कन्विंस करें और अगर वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है तो देन यू आर डन फॉर योर फर्स्ट स्टेप। फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। तो ये एक्सेप्टेंस लेना है, यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर आपकी चॉइस है। आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज कर लें, जिस भी प्रोफेसर से ले लें, ये फाउंडेशन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, ये आपने खुद करना है।
ओके, अब बात करते हैं इस फेलोशिप के बेनिफिट्स या डिटेल्स के बारे में। आप देखिएगा ये फेलोशिप आपको तकरीबन हर चीज़ प्रोवाइड करती है। एटलीस्ट आपको वहाँ जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। आपकी जेब से एटलीस्ट कुछ नहीं जाएगा। वो आपको तकरीबन हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मंथली अलाउंस के नाम पे ये आपको काफ़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे, जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स को आई होप कवर कर देंगे। मंथली अलाउंस के अलावा ये आपको अराइवल फंड्स देंगे। अराइवल फंड्स का मतलब ये है कि देखिए आप पाकिस्तान से या फॉर इंस्टेंस किसी और कंट्री से जापान जा रहे हैं, वहाँ जाएँगे तो वो एक नई कंट्री, एक नई जगह है। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें इनिशियली चाहिए होंगी, ज़रूरत की चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह इनिशियली या कुछ सामान वगैरह, बर्तन वगैरह चाहिए होंगे। तो उसके लिए आपको ये काफ़ी अमाउंट में अराइवल फंड्स देते हैं, जिससे आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। आई होप कंप्लीटली कवर हो जाएगी। इफ नॉट देन इट विल बी इनफ फॉर काफ़ी हद तक ये कवर कर लेगी आपकी इनिशियल कॉस्ट को। देखिए इसके मैंने जैसे कहा था ये आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको एयर ट्रैवल तक प्रोवाइड करेंगे। आप फर्स्ट टाइम जब जाएँगे अपनी कंट्री से जापान और जब वापस आएँगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप, तो आपके जो एयर टिकट्स हैं दोनों तरफ से राउंड ट्रिप वो ये कवर कर देंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस देखिए आप फॉरेन किसी भी कंट्री जाएँ, मोस्टली जो कंट्रीज़ होती है, अगर वहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ना हो ना तो अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई बंदा बीमार हो जाए, तो वो फिर मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे अभी मैं यूएस के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हमारी यूनिवर्सिटी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और इंश्योरेंस के बावजूद भी का इंश्योरेंस ना होना तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इंश्योरेंस के बावजूद भी थोड़ा बहुत हमें पे करना पड़ता है, अल्लाह ना करे अगर हम बीमार हो जाएँ। तो ये जो फेलोशिप है ये आपको इंश्योरेंस तक प्रोवाइड करेगी और ये जो इंश्योरेंस है ये ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए इसको ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं क्योंकि आप शॉर्ट विज़िट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप सारी ज़िंदगी के लिए रहने नहीं जा रहे, आप थोड़े अरसे के लिए जा रहे हैं, तो इसको ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं, लेकिन ये भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को इंशाल्लाह कवर करेगी, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो। ओके, इसके अलावा एक और मज़े की बात है कि स्टडी टूर। देखिए आप कैंपस में तो रहेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, लोकल से भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको एक स्टडी टूर भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप चीज़ें लर्न भी करेंगे। उसके अलावा आप लोकल लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, जो यूनिवर्सिटी से बाहर के लोग होंगे, बिल्कुल लोकल होंगे, उनसे इंटरैक्ट करेंगे और उनके कल्चर को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होगा ड्यूरिंग योर स्टे इन जापान। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। देखिए एप्लीकेशन आपने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं फिल करनी, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, सिंपल सा काम है आपने अपने एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। आपने सिर्फ ईमेल करने हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने अटैच करनी है इस ईमेल पे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। अच्छा एप्लीकेशन पीरियड क्या है? एप्लीकेशन पीरियड ये अप्रैल 1 से लेकर जून 30 2023 अगर आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते ड्यू टू सम रीज़न्स आप नहीं अप्लाई कर सकते इस साल, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर दोबारा ऑफ़र होंगी। उनकी डेडलाइन्स भी ऑलमोस्ट अप्रैल 1 और जून 30 ही होगी ऑफ दिस नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन। चूँकि ये फेलोशिप हर साल ऑफ़र होती है और लेकिन मैं रफ़ बता रहा हूँ कि नेक्स्ट साल भी यही होंगी। आप लेटेस्ट अपडेट्स अगेन इस वेबसाइट से जाके कन्फर्म कीजिएगा नेक्स्ट ईयर, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो ये जो है तकरीबन हर साल इसकी जो डेडलाइन्स हैं वो अप्रैल से आप जून रफ़ कह दें कि ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। ओके, एप्लीकेशन के लिए इन्होंने कुछ गाइड किया हुआ है। आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं, जैसे इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंबाइन नहीं करना, सेपरेट भेजना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में होना चाहिए और इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसको केयरफुली आप रीड कर लें, मैं वीडियो पॉज़ करके एंड सो ऑन। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छी तरह फिल करें, अपना फ़ोटोग्राफ उसके साथ अटैच करें और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो मैं अभी बात करूँगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सिंपल अपना इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, इस फॉर्म के साथ, वो मैं अभी बताता हूँ।
सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना रिसर्च प्लान जो है ना, वो ऐड करना है। देखें, अगर आपने पीएचडी की हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप रिसर्च में तो रिसर्च पे तो काम कर रहे होंगे किसी न किसी प्रॉब्लम पे। अगर आप स्पेशली किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर हैं, असिस्टेंट या पी जो भी हैं, तो वहाँ पे आपके पास कोई प्रॉब्लम तो एटलीस्ट होगा। तो आपके पास रिसर्च प्लान भी होगा और हो सकता है बेस्ड ऑन दिस प्लान वहाँ पे जो जापान का जो प्रोफ़ेसर है, वो आपसे एग्री हुआ हो, या उस प्रोफ़ेसर के पास अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी थी, तो प्रोफ़ेसर के पास हो सकता है कोई रिसर्च प्लान हो या प्रपोज़ल हो। तो ये आपने बनाना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो आई होप दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पीएचडी हुई है और आप रिसर्च पे काम कर रहे होंगे। ओके। एंड ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रपोज़ल है वो बनाएँगे। नेक्स्ट क्या है, सीवी और पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस में इन्होंने ये कहा है कि ऑथर को-ऑथर के नाम, टाइटल, जर्नल, पेज नंबर और ईयर ऑफ पब्लिकेशन वगैरह जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये आपने उन पे हाइलाइट करना है। बाकी आप वीडियो पॉज़ करके डिटेल में ये रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स आपके एम्प्लॉयर के चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में या इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ के हेड से आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि वो ऑफ़िशियल लेटर्स पे लिखें, सिंपल पेज पे ये लेटर्स ना लिखें, एक बात। दूसरी बात, उनको ये मेंशन करना होगा कि वो आपको स्टडी लीव दे रहे हैं, काइंड ऑफ एनओसी होगा ये आपके रेफरेंस लेटर के ऊपर, और ये आपने फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसके साथ ये रेफरेंस लेटर भी सबमिट करना है। इसके अलावा क्या करना है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर्स डिग्री वगैरह, ये जितने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है और मेक श्योर करें कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो। पाकिस्तान में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही होते हैं। अगर आपकी जिस कंट्री में से हैं आप, या पाकिस्तान में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके इंग्लिश ट्रांसलेशन में बनवा लें। लास्ट, आपको जो इन्विटेशन लेटर है, जो प्रोफ़ेसर से आपने लिया होगा जापान के अंदर, वो आपने उसके साथ अटैच करना है और अगेन उनको पता भी होगा, बहरहाल फिर भी आप अपने प्रोफ़ेसर को बता दें कि वो अपने यूनिवर्सिटी के या डिपार्टमेंट के ऑफ़िशियल जो लेटर होगा, उसके ऊपर जो होगा ये रेफरेंस लेटर आपको लिख के दे दें। So this was all about this fellowship program. I hope this was helpful and good luck. For more information, you may visit this link and the link is in the description, and make sure to subscribe.